हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। तो जैसे अपनी पूरी सीरीज चली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसी में मैं आज आप लोगों के लिए 2018 दिसंबर में जो क्वेश्चंस आए थे उसी का पार्ट 2 लेके आई हूँ। ठीक है, इसमें आज हम लोग आईएफए के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ओके, रीड करते हैं। फूड शील्ड्स आर यूज्ड इन। फूड शील्ड्स जो होती हैं वो कहाँ पे यूज करी जाती है? तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। फूड शील्ड्स जो हैं वो मोस्टली कैफेटेरियाज में यूज करी जाती हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ कि फूड शील्ड्स होती क्या है। सी, ये जो शील्ड लगे हुए हैं ना, इससे क्या होता है ना, इनको हम लोग फूड शील्ड्स बोलते हैं। और ये एक्चुअली एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है फूड को लिए। अगर कोई स्नीज कर रहा है या कफ कर रहा है तो उससे ये फूड को प्रोटेक्ट करती है। ओके, ये स्टील के भी होते हैं और ये ग्लास के भी होते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉयर्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो अगर आपको फॉयर्स प्रिंसिपल पता है कि उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट में, तो आप इसका आंसर एक मिनट में आइडिया लगा लेंगे। तो और नहीं भी पता है तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। तो अभी आप लोग आइडिया लगाएं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रेम्यूनरेशन। ओके, तो अब मैं आपको पूरे फॉयल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो पूरे एक्सप्लेन करती हूँ। सी, इनका पूरा नाम था हेनरी फॉयल। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। ठीक है, तो हम लोग पूरे 14 रीड करते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, उन सभी के अंदर जो भी आपका वर्क है वो जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर डिवाइड हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क, यानी सिंपल वर्क का डिवीजन करना है आपने इक्वल तरीके से। ठीक है, या फिर जिसकी जो पोस्ट है उस हिसाब से उसको उसी तरीके का काम मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको कोई ना कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए, ताकि उससे उनकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। अगर उनको भी कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम दिया जाएगा तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो काम को और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो वैसे भी हर जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि जो भी आपके पास में ऑर्डर आ रहे हैं या कमांड आ रहे हैं या फिर आपके पास में वर्क का प्रोसीजर आ रहा है, तो वो एक ही तरफ से आना चाहिए। यानी एक इंसान को ऑर्डर देने वाला एक ही बंदा होना चाहिए। यानी अगर आपके ऊपर कोई मैनेजर है तो सिर्फ वो मैनेजर ही आपको कोई भी वर्क देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा दो तीन मैनेजर्स हो गए और आप इकलौते हो और आपको ये तीनों जने एक साथ काम बताए जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना, जो एम्प्लॉय होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे किसका ऑर्डर पहले कंप्लीट करना चाहिए या मेरे लिए किसका ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक ही इंसान से हमें ऑर्डर मिलने हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको ऑर्डर मिलने चाहिए, ताकि वो सही तरीके से काम को कर सकें। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है हमारी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब रहता है कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक मेन ऑब्जेक्टिव लेके चले और उसी डायरेक्शन के अंदर फॉलो करे और पूरी कंपनी उसी डायरेक्शन में चले। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही गोल हमने सेट कर रखा है, तो उस गोल को फुलफिल करने के लिए ही हम लोग एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन के जो इंटरेस्ट होते हैं ना, वो हमारी पूरी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देने के बजाय जो हमारी पूरी ग्रुप यानी हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है ना, उस पे चलना चाहिए। ठीक है, यानी इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा जो हमारे जनरल इंटरेस्ट है, जो हमारी पूरी कंपनी या हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। ठीक है, ना कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान के इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है हमारी रेम्यूनरेशन और पर्सनल।
जो हमारा क्वेश्चन के अंदर आया था रेम्यूनरेशन, ये वही है। रेम्यूनरेशन और पर्सनल का मतलब होता है कि आपके यहाँ पे जितने भी जैसे कोई स्पेसिफिक क्वालिफाइड है, या फिर आपकी जो बिजनेस कंडीशंस है, ठीक है, यानी आपकी छोटी फर्म है या आपकी कोई बड़ी फर्म है, ठीक है, वहाँ पे किस तरीके का बिजनेस होता है, वो सारी चीज़ों को देखने के बाद में आप आपके जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे आपकी कंपनी के अंदर, उनका रेट ऑफ रेन्यूमरेशन यानी रेट ऑफ पे। रेन्यूमरेशन का मतलब होता है उनकी सैलरी या फिर उनका पे, ठीक है, जो भी आप दे रहे। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, छोटी है, बड़ी है, या फिर आपने कितना हाईली क्वालिफाइड बंदे को वहाँ पे ले रखा है। तो अगर उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं कि वो बहुत हाई क्वालिफाइड है, या फिर वो बहुत हायर पोस्ट पे है, या फिर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से उनकी पे डिसाइड होनी चाहिए। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं 8। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि ये दो तरीके की हमारी सिचुएशंस होती है। एक होती है सेंट्रलाइजेशन, जिसमें एक सेंटर एक होता है पर्सन, वो आपको ऑर्डर देता है और वो चारों तरफ जाते हैं वो ऑर्डर, ठीक है। और एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि होता है कि आपके पास चारों तरफ से ऑप्शंस जो हैं सब लोग आपको बता रहे होते हैं और वो ऑप्शंस आपके पास में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो अप्रोचेज होती हैं, सेंट्रलाइजेशन जिसमें सेंटर से ही आपको सारे ऑर्डर मिल रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें आप बैठे हो, आपने सबसे व्यूज मांगे हैं, सब आपको अपने अपने व्यूज दे रहे हैं। तो ये जो नो अप्रोचेज होती है ना, ये डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है कि एक हायरार्की जो बनी हुई रहती है ना, वो जैसे फर्स्ट लाइनर्स आते हैं पहले, फिर सेकंड लाइनर्स आते हैं, फिर थर्ड लाइनर्स आते हैं, और फिर लास्ट में हमारा एम्प्लॉय आता है, ठीक है। अब फर्स्ट लाइनर्स के अंदर जैसे जो कंपनी का सीईओ या फिर प्रेसिडेंट हो गया, वो हो गया। नेक्स्ट जो हो गए वो हमारे सुपरवाइजर्स हो गए, फिर सुपरवाइजर के नीचे हमारे जो मैनेजर्स हैं वो हो गए, और फिर हमारा एम्प्लॉय हो गया। तो इससे क्या होगा ना, जो हमने ये यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जो बात करी थी ना, वो मेंटेन होगा हमारी स्केलर चेन से। इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन देगा, सबऑर्डिनेट जो है वो आपके ब्रांच मैनेजर को देगा, और आपका जो ब्रांच मैनेजर है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो इससे क्या रहेगा ना, एक सीक्वेंस बना हुआ रहेगा और सबके पास में कॉमन इन्फॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। जब हमारे एम्प्लॉय को कोई पर्टिकुलर काम दिया हुआ है, हमारे एम्प्लॉय ने वो काम कंप्लीट कर लिया, तो वो काम अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर सबऑर्डिनेट को बताएगा, और सबऑर्डिनेट जाके प्रेसिडेंट को बताएगा। तो ठीक है, ये चीज से हमारा एक ऑर्डर बना रहेगा, हमारी चेन बनी रहेगी, और सबके पास में सेम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा स्केलर चेन। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर जो है वो भी सेम ऐसा ही रहता है कि जो चीजें हैं वो उनको एक सीक्वेंस में ऑर्डर में चलानी होती है। इक्विटी नाम से ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको हमें इक्वल मानना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, या फिर कोई भी सेक्स हो, या फिर कोई भी रेस हो, तो उन सबके अंदर हमें इक्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब रहता है कि जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपके जॉब्स मिलती है ना, कि जैसे आपने 3 साल तो करना ही करना है, आप 3 साल से पहले छोड़ के नहीं जा सकते, तो उसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। यानी आप कितना, अगर आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं तो उतना ही अच्छा आपका टेन्योर रहेगा, और अगर आप बुरा काम कर रहे हैं तो एक कंपनी के पास में प्रोविजन रहता है कि अगर आप सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो आपको हटा भी सकते हैं। तो आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही आपका टेन्योर जो है वो स्टेबल बना रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जो है वो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर उनके जो वर्कर्स होते हैं, उन अगर कोई वर्कर जो है वो इनिशिएटिव करना चाहता है किसी नई चीज के लिए, या फिर वो हर बार बढ़ के आगे आके बोलता है कि है ना सर मुझे ये काम दीजिए, मुझे ये करना है, तो उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन को उस इंसान के उस इनिशिएटिव लेने वाली जो एनर्जी है उसकी, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको हेल्प करना चाहिए, और उसको बोलना चाहिए कि ठीक है ये काम अब आप करो। तो इनिशिएटिव को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, इससे ये मतलब है। और लास्ट जो उन्होंने दिया था वो था एस्पिरिट द कॉर्प्स। ये इसका मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ, यानी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है और बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, तो उसमें जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं या जितने भी उसके पार्ट्स हैं, उन सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो अगर वो एक साथ रहेंगे तो उनकी स्ट्रेंथ बनी रहेगी, और जितने ज्यादा साथ में रहेंगे, जितना एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, उतनी ही ऊपर उनकी कंपनी जाएगी, ठीक है। आई होप आपको हेनरी फॉयल के सारे प्रिंसिपल समझ आ गए होंगे मैनेजमेंट के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ब्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देखते हैं। इसमें लिखा है ब्रूम्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन यूजेस व्हिच टर्म।
अब इसमें देखते हैं कि ब्लूम्स थ्योरी के अंदर कौन से टर्म्स काम आए थे, तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन कौन से आए थे। तो आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी ब्लूम्स की जो थ्योरी है ना, वो एक तरीके से वर्क मोटिवेशन की थ्योरी है, ठीक है। मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है, उस वो एक इंसान जो है वो क्यों काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, तो ये जो थ्योरी है ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। इसको हम लोग वर्क मोटिवेशन थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क मोटिवेशन थ्योरी, ठीक है। वैसे तो इसको सिंपल थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब इसके दो तीन नाम है। सिंपल इसको ब्लूम्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, या फिर वर्क मोटिवेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेंसी, यानी एक इंसान जो है वो अपने काम से क्या एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, वो क्या आउटकम चाहता है, वो सारी चीजें। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, उसके अंदर आएगी इंस्ट्रूमेंटैलिटी, डिजायर्ड आउटकम, एक्सपेक्टेंसी एंड वैलेंसी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। इसमें क्या होता है ना, इसमें तीन की एलिमेंट्स होते हैं, जो कि होते हैं हमारी एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटैलिटी, और लास्ट होता है हमारा बैलेंसिंग, ठीक है। ये तीन इसके की एलिमेंट्स होते हैं। अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको ज्यादा इजी समझ आएगा। सी, जब जो आपके एफर्ट्स है ना, उसको हम लोग एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसको रीड करो। द एम्प्लॉय बिलीव दैट एफर्ट्स विल रिजल्ट इन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी जब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं जो है मैं अच्छे अगर एफर्ट्स लगाऊंगा तो मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, ठीक है। फिर आप लीड करते हैं, जब आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस बढ़ाई तो आप लीड करते हैं, अगर मैं परफॉर्मेंस अच्छी करूंगा तो मेरे रिवॉर्ड्स अच्छे होंगे, ठीक है। और अगर मेरे रिवॉर्ड्स अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली मेरा जो आउटकम रहेगा वो अच्छा रहेगा। और आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा क्या रहती है कि मेरे आउटकम बढ़िया से बढ़िया आए, ठीक है। जैसे हम लोग हमारे जेआरएफ के तरीके से ही हमारे जेआरएफ से एक्सप्लेन करते हैं। हम सबको क्या आउटकम चाहिए कि हमारी नेट या फिर हमारा जेआरएफ हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा आउटकम है जो कि हम लोग सब लोग चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, हम लोग एफर्ट्स लगाएंगे कि भाई दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, पूरे दिन भर वीडियोस देख रहे हैं या फिर बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंटेंट रिवाइज कर रहे हैं। तो ये हमारे एफर्ट्स है। तो जब हमने एफर्ट्स सही लगाए तो उसके बाद में क्या होगा, जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अब हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी तो हमारे रिवॉर्ड्स अच्छे आने चाहिए, और अगर रिवॉर्ड्स अच्छे आएंगे यानी हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमारा आउटकम अल्टीमेटली हमारे को अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है किसी भी काम को करने के लिए। ये हमारा एक तरीके से मोटिवेशन को लीड करती है। जब हमारा आउटकम निकल आएगा तो ये एक तरीके से हमारा मोटिवेशन का लेवल इंक्रीज होगा ना, ठीक है। तो किसी भी काम को करने का ना, इसीलिए इसको वर्क मोटिवेशन थ्योरी बोलते हैं कि आप जितना काम करेंगे उतना ही ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेंसी इनटू परफॉर्मेंस इनटू वैलेंसी, ठीक है। मतलब अगर आप किसी चीज को एफर्ट लगाएंगे, किसी चीज में परफॉर्म करेंगे और किसी चीज का रिवॉर्ड आएगा तो वो अल्टीमेटली आपको लीड करेगा आपके पॉजिटिव आउटकम्स पे। और अगर आपके आउटकम अच्छे आएंगे तो आप मोटिवेटेड रहेंगे और उस काम को और जल्दी जल्दी करना चाहेंगे और अच्छे से करना चाहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी विक्टर ब्लूम्स की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, रीड करते हैं। A number of programs have been used to improve work process. See, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें वर्क प्रोसेस को असेस करना पड़ता है या फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ वर्क और क्वांटिटी ऑफ वर्क है वो प्रॉपर तरीके से सही चले, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉस में नहीं जाए, या फिर हमारे जो लेबर जो हमारे पास काम करें या फिर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो उन सब का काम इम्प्रूव करने के लिए कुछ कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो आपने इसमें से वही आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी, इसका सही आंसर जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। अब वो कैसे है? सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड जो हमने आइडिया लगाया था, बीईपी नहीं आएगा इसके अंदर और दूसरा एसओपी नहीं आएगा इसमें। अब मैं बताती हूँ बीईपी क्या होता है। बीईपी होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये जब आपका बजटिंग और ये सब कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे देखते हैं। बीईपी का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली कंडीशन होती है। बीईपी का मतलब ये होता है कि आपने जितना लगाया था आपने उतना का उतना रिकवर कर लिया है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ना तो प्रॉफिट में ना लॉस में है, तो इसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एसओपी। तो एसओपी का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ रहता है ना, उसको हम लोग एसओपी बोलते हैं। जैसे अगर आप लोग कभी लेबोरेटरीज के अंदर काम किया है आपने, तो जैसे अगर आपने लेमिनार एयर फ्लो देखा है, या फिर आपने ऑटोक्लेव देखा है, या फिर आपने अवंस देखे हैं, ठीक है, या फिर आपने फर्नेस और ये सब देखे हैं, या फिर प्रोटीन डाइजेस्टिव यूनिट्स अगर आपने देखे, तो उन सब के पास में क्या होता है ना, एक ऐसा बोर्ड रहता है जिसके ऊपर उनका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग एसओपी बोलते हैं। एसओपी का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल टूल दिया जाता है ना, जिसमें उसको सारा किस तरीके से ऑपरेट करना है, उसमें कैसे क्या मशीनरी जो है वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, या उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं वो किस तरीके से फंक्शन करेंगे, तो वो एसओपी होती है, ठीक है। अब मैं आपको बाकी के जो हमारे जो इसका सही आंसर है, जिसमें हमारे एसटीएस आया है, आईएसओ 9000 है, एसपीसी और जेआईटी आया है, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एसपीसी। एसपीसी का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। ये एक तरीके की स्टैटिस्टिकली बेस्ड फैमिली ऑफ टूल्स है, जिसके अंदर हम लोग मेन मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस यानी वर्क प्रोसेस को, ठीक है। एसपीसी। नेक्स्ट पे चलते हैं एसटीएस। एसटीएस का मतलब है सोशल टेक्निकल सिस्टम। इट इज एन अप्रोच टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल वर्क डिजाइन that recognize the interaction between people and technology in a workplace। यानी एक तरीके से आप अगर किसी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर कोई आईटी फर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कैसा रिलेशनशिप है, और एम्प्लॉय विद टेक्नोलॉजी, यानी आप कितने अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर, यानी आपके ऑफिस के अंदर, तो ये वो इंटरैक्शन देखते हैं। तो ये भी एक तरीके से आपका वर्क प्लेस के ऊपर आपकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का या उसको जज करने का लिए एक सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईएसओ 9000। आईएसओ 9000 का मतलब है कि इट इज अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है। नाम से ही समझ आ रहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है किस किस पे, क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी अश्योरेंस पे। डेवलप टू हेल्प कंपनीज इफेक्टिवली डॉक्यूमेंट दी quality system elements needed to maintain an efficient work quality of work, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, सेट है कुछ स्टैंडर्ड्स का, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो आपके जो भी एफिशिएंटली आपका काम हो रहा है उस सारे को, ठीक है। आपके कितने वर्क एलिमेंट्स हैं, या फिर आप अपनी क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, आपकी क्वांटिटी को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, साथ साथ में आपके एम्प्लॉयज कैसा काम कर रहे हैं वो चीज को किस तरीके से आप जज करेंगे, या फिर अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है तो वो किस तरीके से सही करेंगे, तो वो सारे आपके इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में दे रखे हैं, ठीक है, इस पूरे आईएसओ 9000 में दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं जेआईटी पे। आईएसओ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जेआईटी। जेआईटी का मतलब है जस्ट इन टाइम। तो ये एक तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड होता है। इन्वेंट्री का मतलब होता है जैसे कि आपके स्टोर रूम्स होते हैं ना घर के अंदर, है ना, तो ये वैसा स्टोर रूम्स ही होते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है कि पूरा उसके अंदर रिकॉर्ड बनाया जाता है कि कितना सामान आपके पास आया है और कितना सामान आपकी इन्वेंट्री से गया है। तो इससे क्या होता है ना, एक तरीके से आपको आइडिया लग जाता है कि आपके पास कितना सामान जो है वो रिमेनिंग में और कितना सामान आपने और खरीदना है। तो ये इसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो ये जो जस्ट इन टाइम जो है वो एक तरीके से इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है, जिसके अंदर लेबर और आपके जो मटेरियल और गुड्स होते हैं उनकी रीफिलिंग और उसकी रीशेड्यूलिंग का आइडिया लगता है कि आपने जब मैन्युफैक्चर करना है किसी भी चीज को, तो आपके पास में वो मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है। तो ये भी एक तरीके से आपके लेबर और आपके जो एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी होती है। तो ये उसी का ही वर्क चेक कर रहा होता है।
ठीक है, आई होप आपको सारे वर्क प्रोसेस समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आज की हमारे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है, तो रीड करते हैं। What are the records a food service manager should look at to bring out the cost control? जब एक मैनेजर को, एक फूड सर्विस मैनेजर को कॉस्ट कंट्रोल करनी है ना, यानी उसको ये देखना है कि भाई उसको प्रॉफिट हो रहा है चीजों के अंदर या फिर उसको लॉस हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ पे वो क्रॉस कटिंग कर सकता है, कहाँ पे पैसे बचा सकता है, या कहाँ पे एक्स्ट्रा उसने पैसे दे दिए हैं। तो जब उसको ऐसी चीजें देखनी होती है या फिर कॉस्ट कंट्रोल करना होता है, तो उसको कौन सी रिकॉर्ड्स को देखना चाहिए, आपने वो आइडिया लगाना है। तो आप लोग आइडिया लगाइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आपने आइडिया लगा लिया होगा। सी एलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, इसके अंदर जॉब स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा और साथ साथ में प्रोसेस चार्ट नहीं आएगा। तो अब आपके पास कौन कौन सा नहीं आएगा, सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा और फिफ्थ ऑप्शन नहीं आएगा। तो अब आप देखो कहाँ कहाँ पे सेकंड और फिफ्थ है। इसमें सेकंड है, नहीं आएगा। इसमें फिफ्थ है, नहीं आएगा। इसमें फिफ्थ है, नहीं आएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। अब तो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना आ गया होगा आराम से। अब से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जॉब स्पेसिफिकेशन और प्रोसेस चार्ट क्या होते हैं। जॉब स्पेसिफिकेशन हम लोग तब देखते हैं जब हम लोग हायरिंग का काम कर रहे होते हैं, है ना, नए नए रिक्रूटर्स को रख रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये वाली चीजें देखते हैं। ठीक है, और प्रोसेस चार्ट तो मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि प्रोसेस चार्ट क्या होते हैं। वो एक तरीके से माइक्रो मोशन स्टडी होती है कि आप लोग किचन में किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी प्रोसेस को किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने उसके कुछ सिंबल्स भी बताए थे आपको कि स्क्वायर कुछ रिप्रेजेंट करता है, ट्राइंगल कुछ रिप्रेजेंट करता है, डॉट कुछ रिप्रेजेंट करता है, बड़ा सर्कल कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो प्रोसेस चार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो अब जो आया उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, इनवॉइस देखेंगे। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, इनवॉइस का क्या मतलब होता है, इनवॉइस का मतलब होता है जो भी आपके बिल्स आ रहे हैं वो। इनवॉइस का मतलब बिल्स जो आ रहे हैं वो। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि आपने आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी जो आपने भेजी थी, हम लोग नहीं लिखते जब हम लोग लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना कि ये हमारी रिक्विजिशंस है, यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, तो आप प्लीज ये वाले सारे केमिकल्स हमें दे दो, या फिर ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें ये वाले सारे टूल्स चाहिए। तो वो होती है हमारी रिक्विजिशंस। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी परपेचुअल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो ये वही इन्वेंट्री कि आपके यहाँ पे कितना सारा मटेरियल जो था वो आपके स्टॉक में रखा था, लेकिन फिर भी आपने उसको रीऑर्डर कर दिया है। तो अब वो एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी तो हुआ ना। जब पहले आप जो ऑलरेडी पड़ा था स्टॉक में उसको काम में लेते, तब आप दूसरा ऑर्डर करते। अब आपके पास में वही चीज दो दो तीन तीन, मतलब ऑब्वियस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उनके पास तो फिर बल्क में ऑर्डर करते हैं वो लोग। तो अगर मान लो जब तक ये वाला काम में नहीं आएगा तब तक वो दूसरा वाला का अगर एक्सपायर हो गया, तो अगर वो खराब हो गया तो अगर इसकी मंगवाने की जगह पे हम कोई दूसरी जो चीज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थी वो मंगवाते तो हमारे पैसे थोड़े बचते, हमारी कॉस्ट कंट्रोल होती। ठीक है, तो इसलिए वो परपेचुअल इन्वेंट्री देखते हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी फोरकास्ट और टैली। जब अकाउंट्स की बात होती है तो अकाउंट्स वाले अकाउंट्स के अंदर क्या होता है ना, एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग टैली बोलते हैं। ठीक है, तो वो टैली के अंदर आपका जितने भी अकाउंटिंग वाला काम होता है वो सारी चीजें दिखते हैं। और फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से जैसे इन्वेंट्री से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे आप जैसे इन्वेंट्री देखने गए तो आपने ये देख लिया कि ठीक है अब हमारी इन्वेंट्री के अंदर जो है वो 2 महीने का सामान रखा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट मंथ के अंदर हम लोग अगले 2 महीने का सामान जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी फोरकास्टिंग हो गई कि हमने 2 महीने पहले ही बता दिया कि अब अगले महीने हम लोग ऑर्डर करेंगे हमारे 2 महीने का सामान। तो इसको हम लोग फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको मेरे चैनल पे जब भी मैं नया लेसन डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ये पूरी सीरीज जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रही है। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपने पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो हम लोग जून 2019 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं।
तो प्लीज़ आप लोग वो सारे लेसन देखिए और फिर 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू।